Hello student, good evening to all. Now start chemistry practice question. चलो तो आगे बढ़ाते हैं। जो मॉर्निंग में हमने पढ़ाई किया उसको अब आगे। तो सबको रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर हो गया, पानी के अंदर क्या होगा उसको शॉर्ट नोट्स तैयार करना एक। और अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, ए BeO MgO बेसिक स्ट्रेंथ B BeF2 MgF2 CaF2 SrF2 BaF2। solubility थर्ड BeSO4 MgSO4 CaSO4 BaSO4 solubility। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो लिखा हुआ है उसको आप ट्रू है कि फॉल्स है आपको बताना है, ABC। तो अगर आंसर कैसे भेजना आप मेरे को, ट्रू ट्रू ट्रू, अगर तीनों ट्रू है तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, या ट्रू ट्रू फॉल्स, मतलब ऐसे करके आंसर भेजना। तीनों स्टेटमेंट बताओ कौन सा सही है, इस टाइप से आंसर भेजना आप। ABC। मिका मिका चलो बनाते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब मेटल होना। जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स कौन से लूज करेगा, बेटा मांगे। जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कौन करेगा, ये। जितना जल्दी लूज करेगा उतना ही मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ऐसे हम जानते हैं टॉप टू बॉटम मेटालिक क्या होता है, मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ता है। और जब मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। लिखते चलना सारा सॉल्यूशन भी, बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए तभी लॉजिक डेवलप होगा, ध्यान रखना इस चीज को। मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगा तभी बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड का बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, बिल्कुल सही है, ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। नाउ सोलुबिलिटी में ट्रिक क्या बताया था, फ्लोराइड के लिए इनका साइज छोटा मानना है, फ्लोरीन को मानना है ना, ट्रिक यही बताया था। अब इसमें डिफरेंस याद होगा तुम्हें, ट्रिक मैंने बताया था कि फ्लोरीन OH O-2 Cl-, ठीक है, N-3 S-2, इनका साइज क्या मानने का, साइज कम मानने का। साइज डिफरेंट, 10 मान लो, 10 फ्लोरीन का 10 मान लिया हमने।
अब इसका ज्यादा मानना है तो इसको 20 मानो, इसको 30 मानो, इसको 40 मानो, इसको 50 मानो, इसको 60 मान लो। यहां पर केटायन माइनस एनायन करना है। इस केस में केटायन माइनस एनायन तुम्हें करना होगा, केटायन माइनस एनायन करना होगा। तो कहां डिफरेंस सबसे ज्यादा दिख रहा है? यहां पे। और एक केस और बताया था जहां पर एनायन माइनस केटायन हुआ करता है। किस केस में? सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, कार्बोनेट हो, फॉस्फेट हो, परक्लोरेट हो, इन केस में एनायन माइनस केटायन हुआ करता है। तो यहां सबसे ज्यादा डिफरेंस इसी में गिर रहा है, इसीलिए सोलबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। जहां डिफरेंस ज्यादा आएगा वहां उसकी सोलबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये हमने ट्रिक बताया था। अब देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में कंसेप्ट चेंज हो गया। एक क्वेश्चन में ये वाला था और एक क्वेश्चन में ये वाला आ गया। अब इसमें एनायन माइनस केटायन करेंगे तो एनायन को 100 मान लो। अब केटायन के बारे में सोचते हैं। यहाँ केटायन का 10 मान लो, यहाँ पर 20, यहाँ 30, क्योंकि टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता जाएगा। तो कहां डिफरेंस ज्यादा गिर रहा है? यहां पर या यहां पे? एनायन माइनस केटायन कहां डिफरेंस ज्यादा गिरा है? यहां पे। तो डिफरेंस ज्यादा गिरा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहीं पर तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हम कैसे सॉल्युबिलिटी वाला कंसेप्ट लगाएं। इस केस में केटायन माइनस एनायन करना है। अच्छा एनायन क्या है? कॉमन है। तो एनायन को 10 मान लो, हमने माना है तो मानने में क्या जा रहा है? एनायन हमने 10 मान लिया। अब केटायन में से माइनस करना है तो केटायन को, अब यहां छोटा मत मान लेना इससे, क्योंकि केटायन में से एनायन को माइनस करना है तो इसको थोड़ा बड़ा मानना। 20, 30, 40, 50, 60, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं, माना जाता है साइज में छोटा। तो डिफरेंस जहां ज्यादा गिरेगा वहां पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। इस केस में, किस केस में? केस नंबर 2 में इनका साइज ज्यादा माना जाता है। साइज ज्यादा होने की वजह से तो यहां पर एनायन माइनस केटायन किया जाता है। एनायन को मान लो ज्यादा, 100 मान लो, अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, वो हमने जानबूझ के ऐसे किया है। अब केटायन को माइनस करना है तो केटायन को छोटा छोटा मानना है, 10, 20, 30, 40। अब यहाँ 10 है तो 20 माना, क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है। अब डिफरेंस, इसमें से इसको डिफरेंस करो, माइनस करो, माइनस करो, माइनस करो, यहाँ 60 आएगा। और ये मत बोला कि -60 आएगा, वो हमने एनायन माइनस केटायन करना है, माइनस नहीं आना चाहिए। तो डिफरेंस कहां ज्यादा है? डिफरेंस यहां ज्यादा है, इसीलिए सबसे ज्यादा सोल्यूबल है। और ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो? कि इस केसेज में टॉप टू बॉटम सोल्युबिलिटी घटेगा। इस केस में ध्यान से सुनना थोड़ा सोल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन। इस केस में टॉप टू बॉटम सोल्युबिलिटी घटेगा और इस केस में टॉप टू बॉटम सोल्युबिलिटी बढ़ेगा। ऑब्जर्व भी करते चलो, लिख लेना यहां पे। इस केसेज में टॉप टू बॉटम सोल्युबिलिटी बढ़ेगा और इन केसेज में टॉप टू बॉटम सोल्युबिलिटी घटेगा। तो थोड़ा बहुत याद करते चलना, बरोबर है क्या? नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अब रीजन धीरे धीरे बताते जाएंगे, हालांकि रीजन मैं एक्सप्लेन किया हूं, फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा किस पे चेक किया था। पहले ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके बाद हम अपना लॉजिक डेवलप करेंगे। और पहले चीजों को ये नहीं कि एक ही में सब खिचड़ी बना दी, पहले चीजों को सीख लो एक बार, इन्फॉर्मेशन, पहले आंसर निकालना सीख लेंगे, क्योंकि हर जगह एक ही जैसा नहीं पढ़ाई किया जाता है। तो यहाँ पर पहले हम इंफॉर्मेशन का आंसर निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद धीरे धीरे लॉजिक सीखेंगे
कि एक सॉल्युबिलिटी में क्या क्या सोचा जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो पहला हम आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद लॉजिक डेवलप करेंगे अपना। हालांकि लॉजिक मैं बताया हूं, ठीक है, बट और लॉजिक डेवलप करेंगे। अब एक ही बार सब एक्सप्लेनेशन एक ही में दूंगा कि यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी चेक करेंगे, यहाँ लैटिस एनर्जी चेक करेंगे, तो समझ में नहीं आएगा कि हम क्या चेक कर रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बराबर है क्या। उसके बाद लॉजिक धीरे धीरे जहां सीखना होगा उस समय सीखेंगे, जब बाद में सीखना होगा तो बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। किसी को डाउट है? स्टार्टिंग में एक दो जने ने आंसर गलत भेजा था, तो उसको सॉल्यूशन निकाल लेना। कोई डाउट है तो बोलो फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो, तो थर्मल डिकम्पोजिशन भी पढ़ाया था हमने, तो थर्मल डिकम्पोजिशन और सॉल्विटी का क्वेश्चन रह गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2, अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज on heating to give पहला ऑप्शन है MnO2 होल ट्वाइस एंड O2। बी ऑप्शन है MoNO2 ओनली। सी ऑप्शन है MoN2 एंड O2। डी ऑप्शन है MoNO2 प्लस O2। बराबर है ना। तो आप इसको आंसर करो, मैं 2 मिनट में आया। यहां देखो आप, नाइट्रेट को हमने क्या लिखवाया था? नाइट्रेट को मेटल नाइट्रेट को अगर हीटिंग किया जाए तो NO2 और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। MgNO3 होल ट्वाइस और हीटिंग है। MgO प्लस NO2 प्लस O2। लिथियम नाइट्रेट MgO प्लस NO2 प्लस O2, बट Na प्लस K प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, ये अगर MnO2 है, MnO3 है, तो ये MnO2 में और O2 में कन्वर्ट होते हैं। एंड आफ्टर दैट M2O प्लस N2 प्लस O2। NaNO3 हीटिंग किए, NaNO2 में कन्वर्ट हुआ। NaNO2 को हीटिंग किए तो Na2O प्लस N2 प्लस O2। यहां ध्यान देना, मेटल नाइट्रेट को अगर हम नॉर्मली हीटिंग करेंगे, जैसे लिथियम नाइट्रेट या बेरिलियम नाइट्रेट
इनको अगर हम नॉर्मली हीटिंग करेंगे तो ये NO2 में और LiO में, या अगर बेरिलियम होता तो BeO में कन्वर्ट होता। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने Mg का भी ऐसा ही लिया है, लिथियम और मैग्नीशियम। लिथियम नाइट्रेट, लिथियम ऑक्साइड, मेटल नाइट्रेट अगर हीट करेंगे तो NO2 और इसमें कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, या यहां अल्कलाइन अर्थ मेटल है, Mg को छोड़ के स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके नाइट्रेट को और इनके नाइट्रेट को अगर हीट किया जाए तो ये MnO2, ये MnO3 MnO2 में कन्वर्ट होता है, और MnO2 हाई हीटिंग करने पे M2O और N2 और O2 में कन्वर्ट होता है। जैसे यहां एग्जांपल्स लिया मैंने, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम NaNO2 में कन्वर्ट हुआ, यहां हाई हीटिंग है, हाई हीटिंग पे ये Na2O और N2 और O2 में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि हाई हीटिंग भी दिया जा रहा है, बराबर है क्या? कहीं पर इस चीज का मेंशन उसने नहीं किया है कि हाई हीटिंग दिया जा रहा है। तो बात रहा क्वेश्चन में हम आंसर ये करें MgO या उसके मेटल का ऑक्साइड और NO2 और O2 करें, NO2 करे या N2 करे, ये प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन तो इस केस में भी आ रहा है और इस केस में भी आ रहा है, ये तो हमारा आंसर गलत हो गया। केवल NO2 लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि NO2 यहां, O2 यहां भी है और O2 यहां भी है, O2 कॉमन है। हाई हीटिंग करो या ना करो, O2 कॉमन है, तो O2 तो आना तय है। O2 इसमें भी है, O2 इसमें भी है, MO इसमें भी है, MO इसमें भी है, और O2 कॉमन है, और ये दोनों ही कॉमन है। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और ये, तो क्वेश्चन कैसे हम पकड़ेंगे? मेटल ऑक्साइड और इसमें भी मेटल ऑक्साइड ही है, मेटल ऑक्साइड इसमें भी बन रहा है और मेटल ऑक्साइड इसमें भी बन रहा है, यानी मेटल ऑक्साइड तो बनना तय है। मेटल ऑक्साइड इज कॉमन, ऑक्सीजन इज कॉमन, बरोबर है क्या? मेटल ऑक्साइड चाहे हाई हीटिंग लिखे या ना लिखे, मेटल ऑक्साइड तो बनना तय है, और हाई हीटिंग लिखता भी है तो मेटल ऑक्साइड बनना तय है। तो ये तो बनना तय है, और ऑक्सीजन लिबरेट यहां भी हो रहा है, और अगर हीटिंग नहीं लिखे तो भी ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, यानी नॉर्मल हीटिंग पे। यहां पर एक चीज छूटा हुआ है, तो ऑक्सीजन तो कॉमन है। अब बात रहा कि NO2 लिखूं कि N2, यही हमारा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। तो क्वेश्चन में अगर यहां पर इस चीज का डिस्कशन किया होता कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में वो एलिमेंट कौन है और हीटिंग का के बारे में दिया होता तो हम करते। अगर कुछ दिया नहीं है तो हम हाई हीटिंग वाला प्रॉब्लम नहीं लेके जाएंगे, तो हम नॉर्मल हीटिंग वाला ये लेके चलेंगे, ये वाला, क्योंकि हाई हीटिंग लिखेगा वो, इसका मतलब हमें N2O वाला आंसर लेके चलना है। ठीक है, हमारे को तो यहां पर समरी ये है कि लिथियम नाइट्रेट, बेरिलियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम के नाइट्रेट ये लो टेम्परेचर पे ही, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो इनके जो नाइट्रेट हैं, और ऐसे भी लिथियम बेरिलियम के नाइट्रेट, सल्फेट सब क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो ये जो होते हैं
थर्मल अनस्टेबल होंगे, थर्मल अनस्टेबल होंगे। जब ये ब्रेक होते हैं तो मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन में यानी O2 में और N2 में जरूर कन्वर्ट होते हैं, A2 और N2 और O2 और NO2 में जरूर कन्वर्ट होते हैं। यानी लिथियम के नाइट्रेट, बेरिलियम के नाइट्रेट और मैग्नीशियम के नाइट्रेट मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन में और NO2 में कन्वर्ट होते हैं, जबकि इनके नाइट्रेट अब इनके जगह पे मैं N लिख दे रहा हूं, MnO3। फॉर्मूला जैसा बनाना होगा हम बना लेंगे, अगर चार्ज 1 है या चार्ज 2 है। अगर इसको हम हीटिंग करेंगे तो ये MnO2 में कन्वर्ट होगा, और अगर हम हाई हीटिंग करेंगे तो MO में यानी मेटल ऑक्साइड में जैसा चार्ज होगा वैसा हम लगा लेंगे। बरोबर है क्या? यहाँ एक हमने माना है तो यहाँ पर मान लेते हैं M2O होगा, अगर एक माने तो यानी मेटल के ऑक्साइड में, यानी ये लिख देंगे हम मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में नाइट्रोजन में और NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका समरी है। इस 3 नाइट्रेट का हीटिंग मेटल ऑक्साइड और O2 और NO2 लिखेगा। अगर उसको बहुत ज्यादा, जब तक हाई टेम्परेचर मेंशन नहीं हो तब तक हम अपने से मानेंगे नहीं। हाई टेम्परेचर अगर मेंशन करेगा तभी हम मानेंगे, ठीक है। तो इनके जो नाइट्रेट होते हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं। थर्मली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो इनके जो नाइट्रेट होते हैं ये थर्मली स्टेबल होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं। और हमने बताया भी था कि टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। एक Mg और ऐड हो गया है। ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं, ये थर्मली स्टेबल होते हैं। अच्छा, इसको हीटिंग करने के बाद मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन और NO2 मिलेगा। इनको अगर हाई हीटिंग करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन होगा हाई हीटिंग, तो ये MnO2 में ब्रेक होगा। फिर इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड N2 और O2 में कन्वर्ट होगा। इसके प्रोडक्ट में और इसके प्रोडक्ट में डिफरेंट है। तुमसे पूछेगा क्या कॉमन है, तो मेटल ऑक्साइड कॉमन है और O2 कॉमन है। तो दोनों के, जिसका स्टेबल है और जिसका स्टेबल नहीं, इसको मैं हटा दूं, जिसका स्टेबल है और जो स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है और ये स्टेबल है, दोनों के ही केसेज में कॉमन जो प्रोडक्ट मिला, कॉमन प्रोडक्ट जो मिला, जो कॉमन प्रोडक्ट मिला वो मिला मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आपसे ये भी पूछता है कि बताओ कि सोडियम नाइट्रेट, या ऐसे पूछ देगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल को सबको हाई हीटिंग कर दिया तो कॉमन प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो मेटल ऑक्साइड और ऑक्साइड O2, ये दो कॉमन प्रोडक्ट मिले। इसमें भी मेटल ऑक्साइड और O2 मिला, इसमें भी मेटल ऑक्साइड मिला और O2 मिला। डिफरेंट कहां आया? इसमें NO2 मिल रहा है और इसमें N2 मिल रहा है, यहां पर डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, लिख लो इसको आराम से, ठीक है। तो इनके इस दोनों के कॉमन पॉइंट क्या हुए? मेटल ऑक्साइड और O2। डिफरेंट कहां रहा? अनस्टेबल NO2 में देगा और स्टेबल N2 में कन्वर्ट कर देगा। अनस्टेबल NO2 में कन्वर्ट करेगा और स्टेबल N2 में कन्वर्ट कर, याद रखना, बरोबर है। इसको लिख लो की पॉइंट, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन में इसको अच्छे से नोट्स बना के लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो अनस्टेबल में कॉमन पॉइंट तो याद रहेगा हमेशा, मेटल ऑक्साइड और O2 में बदलना ही बदलना है। अनस्टेबल में NO2 दे देगा और स्टेबल में देगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अब इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि हीटिंग कैसा दिया जाए,
तो जब मेंशन नहीं रहेगा तो हम एक नॉर्मल हीटिंग मान के चलेंगे। जब मेंशन नहीं होगा तो हम नॉर्मल हीटिंग मानेंगे, बराबर है क्या? नॉर्मल हीटिंग मानेंगे। अच्छा, इसमें ये भी मेंशन नहीं है कि किस अल्कलाइन के लिए पूछ रहा है, बेरिलियम के लिए पूछ रहा है, मैग्नीशियम के लिए पूछ रहा है, या कैल्शियम के लिए पूछ रहा है। एक चीज यहां पर मिस हो गया है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ये कैल्शियम इसमें जाएगा। ये इसमें मेंशन नहीं है कि किसके लिए पूछ रहा है। तो मेंशन जब नहीं है तो क्या करें, किसके लिए हम बात करेंगे? तो ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन में तो हाई हीटिंग का कोई नामो निशान नहीं है, तो क्या ये केवल ऑप्शन में था क्या? ऐसा तो ऑप्शन में था नहीं। यहां तक कोई ऐसा था जिसमें कि यहीं तक रोक दिया था, वो केवल MnO2 दिया था क्या कहीं? ऐसा था क्या क्वेश्चन में जिसमें MnO2 केवल दिया? नहीं, MnO2 होल ट्वाइस दिया जरूर था, MnO2 होल ट्वाइस जरूर दिया था, लेकिन उसके साथ O2 जोड़ा हुआ है। O2 कहां से होगा? जब यहां तक हीटिंग रुकेगा तो O2 कहां से आ जाएगा? O2 तो फाइनल प्रोडक्ट में आता है ना। इसका मतलब पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया था, बराबर है क्या? अगर मान लो यहां पर हम इसको मान लेते हैं, कैल्शियम को मान लेते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट को ही मान लेते हैं, तो यहाँ कैल्शियम CaNO2 बनेगा। लेकिन इसके साथ O2 कैसे दे दिए, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया था। तो इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग अपने से सोचना पड़ेगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में हम क्या लें। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में कुल मिला के ये बोल रहा है कि इसको लेके चेक करो, इसको लेके चेक करो, दिस वन इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इसका डिकम्पोजिशन का आंसर बताना है। तो ये चीजें लिख के नहीं देगा, बट हम अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर निकाल के लाएंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, O2 बनेगा ही बनेगा, और साथ में अनस्टेबल था तो अनस्टेबल NO2 बनना तय था। इसीलिए इसका जो आंसर था वो D है, क्योंकि ये अनस्टेबल के बारे में बातें किया जा रहा। ठीक है, और अक्सर अगर कहीं नहीं समझ में आएगा, अगर अक्सर कहीं नहीं समझ में आएगा तो अनस्टेबल पे लेके चलना कि अनस्टेबल वाला का क्या आंसर है। मैग्नीशियम थर्मल स्टेबिलिटी, देखो हमने एक सीक्वेंस बोला था कि टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, हमने एक सीक्वेंस बोला था। लेकिन बेरिलियम के जस्ट बाजू वाला नीचे वाला मैग्नीशियम थोड़ा सा अनस्टेबल में आता है। हाँ, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन ये अनस्टेबल होगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट ये ऐसा होता है, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। एक मैंने कल PDF भेजा हुआ, उसमें देखना लिखा हुआ है। तो इसको राइट डाउन कर लो आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन, इसमें स्टेटमेंट नहीं, इनकरेक्ट कौन है? पहला है लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर कैडमियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कोवैलेंट कैरेक्टर। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इजी ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑन हीटिंग एट द सेम टेम्परेचर। ऑक्साइड फॉर्मेशन मतलब डिकम्पोज हो जाना। ये इजी ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? इजिली डिकम्पोज, इजिली डिकम्पोज एंड converted into ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, वही ये लाइन लिखा है, वो ये लाइन नहीं लिखा है कि कौन आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, वो ये लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इजी ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन। क्योंकि जब ये ब्रेक होते हैं तो ऑक्साइड में बनते हैं, तो आसानी से कौन ऑक्साइड बनेगा, यानी इजिली डिकम्पोजिशन किसका होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन किसका होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट करने के बाद आसानी से कौन टूट जाएगा। और यहाँ है सोलबिलिटी इन वाटर। तो मोस्टली जो हमें क्वेश्चन का आंसर करने हैं वो ये करने हैं थर्मल स्टेबिलिटी का और सोलबिलिटी का। ओके ना, चलो तो दो ही चीज हमारा मेन बच जाता है। तो इसमें जो है एक चीज मैं आपको लिखवाया था
क्या लिखवाया था कि सूडो इनर्ट गैस होगा और इनर्ट गैस होगा तो तुम पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा मानोगे। एक दिन मैं पढ़ाया था आप लोग को सूडो इनर्ट गैस और इनर्ट गैस और नॉन इनर्ट गैस, ठीक है। तो क्या उसमें लिखवाया था, सूडो इनर्ट गैस और इनर्ट गैस में पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा लिखवाया था। सूडो का मोर लिखवाया था ना। पोलराइजिंग पावर सूडो इनर्ट गैस का, पोलराइजिंग पावर सूडो इनर्ट गैस का ज्यादा लिखवाया था। पोलराइजिंग पावर शॉर्ट में लिखा हूं, पोलराइजिंग पावर सूडो इनर्ट गैस, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद लिखवाया था आपको नॉन इनर्ट का, नॉन इनर्ट, उसके बाद लिखवाया था इनर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे यहां लिखवाया था कैडमियम, एग्जाम्पल भी दिया था एक एक, कैडमियम और कॉपर। यहां अगर कैडमियम रहा, कॉपर रहा, CuCl इज ग्रेटर देन NaCl, AgCl इज ग्रेटर देन KCl, CdCl2 इज ग्रेटर देन CaCl2। क्या कोवैलेंट नेचर, पोलराइजिंग पावर, कोवैलेंट नेचर, ठीक है। PdCl2 इज ग्रेटर देन CaCl2। ऐसा क्यों, तो इसमें नॉन इनर्ट है, नॉन इनर्ट है और इसमें क्या है, इनर्ट है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको फजांस रूल में पढ़ाया था कि कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप से हम बोलते हैं। एक सूडो इनर्ट गैस जैसे कॉपर प्लस वाला, सिल्वर प्लस वाला, कैडमियम +2 वाला, कॉपर +2, यहाँ कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस, सिल्वर प्लस, कैडमियम +2, ये सब जो होते हैं सूडो इनर्ट वाले में आते हैं। नॉन इनर्ट में प्लेटिनम जिसपे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगाते हैं, PD+2, इसके आउटर सेल में 20 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इनमें और इनमें चेक करना है, तो एक सूडो हो गया और एक इनर्ट हो गया, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है इसलिए कोवैलेंट ज्यादा होगा। सिल्वर में और पोटेशियम में, सिल्वर हो गया सूडो और पोटेशियम हो गया इनर्ट, तो सिल्वर का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा और उसमें कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा, मतलब ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। कैडमियम में और कैल्शियम में, कैडमियम जो है वो आपका इनर्ट, सूडो इनर्ट में आएगा और कैल्शियम इनर्ट में आएगा, तो इसका ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पर यह चीज ध्यान देना है कि कैडमियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट, तो CD और कैल्शियम का क्या है, कैल्शियम का इनर्ट है और इसका क्या है, सूडो इनर्ट है। कैल्शियम +2 इज ये सूडो इनर्ट और कैल्शियम +2 इज इनर्ट, क्योंकि इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये यहां से यहां तक सही दिया है। अब बात करते हैं इनर्ट और इनर्ट में। तो इनर्ट और इनर्ट में क्या चेक करेंगे हम, साइज। अगर साइज कम रहा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा और ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो कोवैलेंट ज्यादा होगा, कोवैलेंट ज्यादा होगा। अब कैल्शियम में और पोटेशियम में साइज किसका कम है, यहाँ कैल्शियम +2 का साइज कम होता है, पोटेशियम का साइज ज्यादा होता है। तो कैल्शियम में ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर ओवरलैपिंग, क्योंकि कार्बोनेट तो कॉमन है ना, कार्बोनेट तो कॉमन है, तो कार्बोनेट तो कॉमन है तो इसलिए मोर ओवरलैपिंग होगा। ये साइज है, साइज, मोर ओवरलैपिंग इन कैल्शियम +2, क्योंकि इसका साइज कम है। अब मोर ओवरलैपिंग होगा तो
जब ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, मोर कोवैलेंट होगा, मोर कोवैलेंट होगा। यही तो फयांस ने बताया था कि जितना साइज कम होगा उतना ही, लेकिन बताया तो था, हमें अप्लाई करना है ना। मोर ओवरलैपिंग इन कैल्शियम +2 मोर कोवैलेंट, ये बताया उसने। अब यहां पर कैल्शियम में और पोटेशियम में कैल्शियम का साइज छोटा है, कैल्शियम का साइज छोटा है इसलिए इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो कोवैलेंट ज्यादा होगा, और पोटेशियम में कम होगा। कैडमियम में इनर्ट गैस के वजह से इसमें सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। कोई मान लो पूछ दिया कि इसका रीजन बताओ, तो हम रीजन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम बोलेंगे कि इसमें सूडो इनर्ट गैस है और सूडो इनर्ट गैस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है इसलिए, और इनमें क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अगर एक केटायन में सूडो इनर्ट है और एक में इनर्ट है तो सूडो इनर्ट में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, यानी ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो कोवैलेंट ज्यादा होगा। तो याद रखना कि सूडो इनर्ट में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है इसीलिए उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। मोर ओवरलैपिंग, अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो मोर ओवरलैपिंग, और मोर ओवरलैपिंग जब होगा तो मोर कोवैलेंट। तो यहां पर इस दोनों में जो रीजन होगा वो अलग अलग होगा, एक में सूडो इनर्ट है और एक में इनर्ट है। तो हम लिखेंगे इन, आप लिखना है सारे क्वेश्चन का आंसर, इन सूडो इनर्ट गैस पोलराइजिंग पावर इज लार्जर देन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई इट हैज मोर ओवरलैपिंग। In this way, cadmium carbonate has more covalent character than calcium carbonate, and in calcium carbonate and potassium carbonate both have calcium +2 oxidation state and potassium has +1 oxidation state. Now we check size, so we know that calcium is smaller than potassium, that's why less size, more overlapping, more covalent. That's why in calcium carbonate more covalent character than potassium carbonate. तो ये हर चीज का एक रीजन लिखना, और ये बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब सी करते हैं, पहले वन को अभी छोड़ते हैं, सी करते हैं। कार्बोनेट के लिए टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। इजी ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन, आसानी से कौन बना देगा, यानी आसानी से डिकम्पोज कौन हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है कार्बोनेट के लिए, स्टेबिलिटी। यहां थर्मल स्टेबिलिटी चेक करना है। अब यहां थर्मल स्टेबिलिटी किसका कम है ये बोल रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है आसानी से डिकम्पोज कौन हो जाएगा। जो आसानी से डिकम्पोज होगा वही ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर कौन आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, ये, क्योंकि डिफरेंस सिखाया है मैंने, सॉरी। तो यहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन टॉप टू बॉटम, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहां आसानी से डिकम्पोज है, मतलब ये भी करेक्ट है, तो इसका भी तुम एक्सप्रेशन लिखना। अब सॉल्युबिलिटी यहां पर टॉप टू बॉटम दिया गया और फ्लोराइड का है। तो मैं ट्रिक बताया हूं कि यहां पर केटायन में से एनायन को माइनस किया जाता है, केटायन माइनस एनायन, केटायन माइनस एनायन, केटायन माइनस एनायन। तो एनायन को मान लो 10 है, तो केटायन यहां पर 20 है, यहां केटायन 30 है, यहां केटायन 40 है। तो डिफरेंस कहां दिखा, यहां पे सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वन मिनट, कार्बोनेट वाला एक्सेप्शन बताया था और मैं कल पीडीएफ भेजा भी था, वो सारे पीडीएफ पे देखना एक्सेप्शन लिखा हो कार्बोनेट वाला, बरोबर है कि एक्सेप्शन भेजा था, लेकिन वो ये आंसर सही नहीं है, एक मतलब करेक्ट है, ये करेक्ट लिखा हुआ है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है।
कल मैं भेजा था तो उसमें कार्बोनेट का सोडियम वाला लिखवाया था, अल्कली मेटल का, ये अल्कलाइन का है। अब ये देखो इसमें एक्सेप्शन होता है सॉल्युबिलिटी में, एक्सेप्शन होता, तो यहां पर अगर रूल के अकॉर्डिंग चलते तो रूल के अकॉर्डिंग सही था, लेकिन उसमें भी रूल के क्या मतलब ट्रिक के अकॉर्डिंग चलते तो यहां पर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर गलत दिया हुआ है। देखना लास्ट पेज में जो पीडीएफ भेजा मैंने उस पर लास्ट पेज पे मेंशन है ये, यानी ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, बराबर है। अब आते हैं पहला पॉइंट पे, थर्मल स्टेबिलिटी। अब यहां थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो आयनी के अकॉर्डिंग नहीं देखा जाएगा, किसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा? अब मैं तुम लोगों को आज ही बोला फ्लोराइड में, बराबर है क्या? फ्लोराइड में, हाइड्रोक्साइड में, ऑक्साइड में, उसमें हाइड्राइड भी ऐड कर लेना, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज, और ये करेक्ट है। और हमें इनकरेक्ट निकालना था तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, यानी ए बी एंड सी आर करेक्ट एंड डी इज इनकरेक्ट। तो जहां पर मैं ये लिखवाया था थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम, वहां पर हाइड्राइड भी लिख लेना H माइनस, ये H माइनस है क्योंकि यहां लिथियम प्लस होगा, H माइनस सोडियम प्लस, ये प्लस ये प्लस। लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन में कोई एक्सप्लेन करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया, लास्ट ऑप्शन एक्सेप्शन है, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये उल्टा आएगा, लेकिन पीडीएफ के लास्ट पेज पे जाके देखना, वहां पर ये इसका पीडीएफ में जो भेजा हूं मैं सम एक्सेप्शनल सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, जाके अभी देखो चेक करो, वहां उसका पहला ही पॉइंट है ये, और पीडीएफ में भी वो उल्टा दिया है क्या? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दैट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर बातें कर रहा है, इनकरेक्ट रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्डर अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें जो चार ऑप्शन दिख रहा है, चार ऑप्शन में से कौन सा गलत जो है लिखा हुआ रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक्वस के अंदर, पानी के अंदर? जल्दी से छोड़ता मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना एक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? क्वेश्चन करेक्ट, करेक्ट कौन है? ए है BaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस और BeOH होल ट्वाइस। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी बी, BaSO4, SrSO4, CaSO4, MgSO4। solubility in water, C, CaF2, MgF2, BaF2 और BeF2। solubility in water, D ऑप्शन, BaCO3, SrCO3, CaCO3 और MgCO3।
थर्मल स्टेबिलिटी। इसमें बताओ आप इसका क्या होगा, कौन से करेक्ट लिखा हुआ है। क्या होगा आंसर? ओम करके सही है। बाकी का आंसर? तनाया का भी सही है। बाकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसे चेक किया जाता है? OH किस रेंज में आता है? OH देखो आज जाके एक वो बनाना थर्मल स्टेबिलिटी का, सॉल्बिलिटी का। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का दो केस बनाना। एक केस वो वाला जिसमें सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, कार्बोनेट हो, फॉस्फेट हो, और एक वो बनाना जिसमें OH हो, ऑक्साइड हो, नाइट्राइड हो, हाइड्राइड हो। बरोबर क्या? इनके लिए बनाना। अब इनके लिए लैटिस चेक किया जाता है, यानी टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या होगा? टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, TS विल डिक्रीज। और इनके लिए टॉप टू बॉटम क्या होगा? टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। तो एक समराइज लिखना, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। इनके लिए बढ़ता है और इनके लिए घटता है। तो एक अपने से शॉर्ट नोट्स तैयार करो जिसमें ऐसा, ताकि आसान हो जाए बनाने में। बाकी जो एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन हालांकि इसमें बहुत कम देखने को मिलेगा। तो यहां पर हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड ये वाला। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? घटेगा। तो देखो टॉप टू बॉटम घट रहा है, सॉरी।